नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी मंत्रा में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यस बैंक के ऊपर एक सीरीज़। आने वाले 4 से 5 वीडियो में हम आपको एनालिसिस करेंगे और यस बैंक को डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रखें। दोस्तों, आज की डेट में बहुत से लोग आपको डरा रहे हैं यस बैंक को लेके और बहुत से लोग ललचा रहे हैं। तो हम आपको इसमें एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आप एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लेके डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने पैसे इसमें लगा के रखने हैं और आपको उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से उनको मेच्योर होने देना है। दोस्तों, इन शॉर्ट हमारा मैसेज आपको यही है कि यस बैंक के जो शेयर आपके पास है उनको जल्दबाजी में बिल्कुल मत बेचिएगा। दिवाली और नया साल आपको यस बैंक के स्टॉक के साथ मनाने हैं। ये स्टॉक जो 1.5 साल से गिर रहा था, इसमें इतने अच्छे चेंजेस हुए हैं कि अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और अब इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आनी जस्ट शुरू हुई है। सिर्फ पिछले 15-20 दिन या एक महीने की न्यूज़ से इसने भी अपनी पूरा पोटेंशियल कैप्चर नहीं किया है। इसलिए बहुत पेशेंस के साथ आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। बल्कि जो ये 12 से 14-15 रुपए की रेंज है, इसमें आपको जब जब मौका मिले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्ट करना है दिवाली और नए साल तक मिनिमम। इसका मतलब 6 महीने तक आपको वही पैसा इसमें लगाना है जो आप 3 से 6 महीने आपको वापस नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी वॉलेटिलिटी है कि कभी भी ये थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज़, इतना मत डरिएगा कि ये 12 रुपये से नीचे चला जाएगा। तो लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें स्पेकुलेशन चलाते रहेंगे, ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं यस बैंक को। तो दोस्तों, यस बैंक में हुआ क्या था एक्चुअली, अगर हम देखें तो आज से 1.5 साल पहले, ठीक है, एक पहले न्यूज़ समझते हैं। यस बैंक 2005 में लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। कंटिन्यूसली ये स्टॉक बहुत बढ़िया ग्रो करता है। 2018-19 तक इस बैंक ने बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई। लेकिन सितंबर 2000 में एक न्यूज़ आती है जिसके बाद से इसका गिरना ही नहीं थमता और ये स्टॉक गिर के सिर्फ 10% पे रह जाता है, मतलब 90% ड्यू इरोड कर देता है। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, आई थिंक सबको पता है, नहीं पता तो समझिए। यस बैंक जो बहुत अच्छी ग्रो कर रहा था, उसका सारा क्रेडिट जाता था एमडी सीईओ राणा कपूर को। लेकिन सितंबर 2018 में आरबीआई ने एक न्यूज़ अनाउंसमेंट करी और उन्होंने राणा कपूर जी को क्लियरली मना कर दिया कि अब आप यस बैंक में एमडीसीओ नहीं रह सकते और अब आपको जनवरी 2019 तक यस बैंक से एग्जिट करना पड़ेगा। शुरू में लोगों को लगा, अरे वाह, एक बहुत अच्छा प्रमोटर है जिसको अब जाना पड़ेगा, तो शायद बैंक बहुत ग्रो ना कर पाए। लेकिन 2 महीने के बाद पता लगता है, जब आरबीआई डिस्क्लोज करता है कि यस बैंक ने करीब 3200 के बैड लोन रिपोर्ट ही नहीं किए, अंडर रिपोर्ट किए अपने रिजल्ट्स में। इसका मतलब ये एज ए लॉस दिखाना चाहिए, एज एन एनपी दिखाना चाहिए, उन्होंने नहीं दिखा। तो यानी कि बैंक में कुछ गड़बड़ है। राणा कपूर को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, बश बैंक के एमडी सीईओ रवनीत गिल यस बैंक ज्वाइन करते हैं एज एमडी सीईओ। लोगों को उम्मीदें बंधी कि बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट मिल गया, बैंक फिर से ग्रो करेगा। लेकिन हुआ क्या, अब वही चीज़ हो रही है जो आरबीआई ने पकड़ी थी। क्योंकि रवनीत गिल आए और उन बैंक को क्लीन करना स्टार्ट किया, ढंग से उसके एनपीएस डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया। रवनीत गिल के आने के बाद वो पहले ही रिजल्ट में यस बैंक ने 1500 करोड़ का लॉस कर दिया, छोटा मोटा नहीं, 1500 करोड़ का। और वो मेनली इसलिए हुआ क्योंकि 4000 करोड़ के बैड एनपीएस जो रिकोगनाइज हुए। और जनरली ये लोग एक क्वार्टर में करीब 400 करोड़ करते थे, इसका मतलब 10 टाइम्स हो गए। सो दोस्तों, इसके बाद की जो स्टोरी है, हमें ये समझ आने लग गया कि राणा कपूर ने प्रॉब्लम्स दी। रवनीत गिल ने उसके बाद जितने भी रिजल्ट दिखाए, उन सब रिजल्ट्स में अच्छे खासे अमाउंट के एनपीए डिक्लेयर हुए और बैंक का प्रॉफिट बहुत कम रहा। तो लोगों के मन में ये डर बना हुआ था कि ये हर क्वार्टर में इतने एनपीए बढ़ रहे हैं बैंक में, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनपीए जो कि रुक रुक के दिखाए जा रहे हैं। इसके चलते कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी हट गया। लोग जो अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे थे यस बैंक में, उनको भी डर लगा। रेटिंग डाउनग्रेड्स होने शुरू हो गए। बैंक में इतनी नेगेटिव न्यूज़ थी कि पता नहीं इनका क्या होने वाला है, बैंक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और इस वजह से ये बैंक कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा। मार्च 2020 में एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ। सडनली 5 मार्च को हमें पता लगा कि बैंक में मोरेटोरियम लग गया। तब तक किसी को मोरेटोरियम का फंडा भी नहीं पता था। बैंक को एकदम से चलते हुए बैंक को रोक दिया गया, पॉज लगा दिया गया, लॉकडाउन हो गया बैंक का। और अगले ही दिन आरबीआई ने अनाउंस किया कि अब इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल किसी नए प्लेयर्स को दी जाएगी। शाम होते होते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम अप एज अ फ्रंट रनर, जिसने एक रेजोल्यूशन प्लान दिया और उसके बाद से कंट्रोल आ गया स्टेट बैंक के हाथों में। इसका मतलब जितना ही गिरा,
जो जो प्रॉब्लम्स थी, अब हमें ये देखना है कि क्या आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्च में जब से इन्होंने कंट्रोल लिया, रिकंस्ट्रक्शन किया, तब से क्या ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए? क्या इसको ये आगे की तरफ ले जा रहे हैं, बैंक फिर से खड़ा होगा, या ये एक जस्ट जुगत हो रही है और कुछ दिनों के बाद बैंक अनसस्टेनेबल हो जाएगा? तो मार्च के बाद ये डाउट बना हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? अब आइए देखते हैं किस तरह से इस बैंक ने अपने आप को पिछले 3 महीने में बहुत पॉजिटिवली चेंज कर लिया है। तो पहली प्रॉब्लम, जो राणा कपूर प्रमोटर थे, अब वो चले गए, उनकी जगह कौन है? सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। सो इसका मतलब सारे नामे गिमराई बड़े प्लेयर्स इसमें आ गए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी और पैसा डाल देंगे, सबसे अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होंगी, कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करेगा, पूरा एक इंस्टीट्यूशनल फॉलो होगा, पॉलिसी होगी। तो पहली प्रॉब्लम चली गई जो इनकी मैनेजमेंट और प्रमोटर से आ रही थी। दूसरा, क्योंकि राणा कपूर शेयर भी होल्ड करते थे, और जब राणा कपूर निकले उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस निकले, लेकिन SBI ने पहले आने के बाद 10,000 करोड़ डाले, उसके बाद 15,000 करोड़ और डाले हैं अभी जुलाई में। तो अब जो 25,000 करोड़ डाले हैं, इसके बाद बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 42% शेयर होल्ड कर लिया है। रिटेलर्स कितने रह गए? मात्र 16%। FIIs भी आ गए, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आ गए, इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई हैं, SBI, B3, LIC, SBI कैपिटल, ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। दोस्तों, इन सब लोगों ने, जिन्होंने मार्केट में पैसे डाले बिना कुछ सोचे समझे 10 रुपये में, और जिन्होंने काफ़ी सोच समझने के बाद सिचुएशन स्टेबल होने के बाद डाला 12 रुपये में, आप खुद समझिए 25,000 करोड़, मोस्ट ऑफ द कैपिटल आया है 10 और 12 में, हमें भी मौका मिला है 12 रुपये में डालने के लिए। तो क्या इन लोगों ने बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया? क्या इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया? ये क्या लोग 12 का 15 होकर निकल जाएंगे या 18 होकर निकल जाएंगे? दोस्तों, आपने इतना बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा होगा, आप ट्रेडिंग भी करते होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब तरह से इन्वेस्टमेंट करते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप इन बड़े प्लेयर्स के साथ हो जाइए, वो गेम खेलिए जो ये खेल रहे हैं, और देखिएगा आपको बहुत बढ़िया मल्टीफोल्ड रिटर्न्स निकलने वाले हैं। तो अब बोर्ड जो था यस बैंक का, उसमें भी राणा कपूर डिसाइड करते थे कौन का डायरेक्टर होंगे, वो भी जा चुका है। अब आज के डेट में बोर्ड में कौन बन गया है? इसमें प्रशांत कुमार आए हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO थे। इसके अलावा RBI ने 2 डायरेक्टर्स अपने अपॉइंट किए हैं। इसमें जो ये R गांधी हैं, ये तो वहाँ पे डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं RBI में। तो आप समझ लीजिए अब कंप्लायंस कितना बढ़िया चल रहा होगा। 2 लोग SBI नहीं कर रहे हैं। ये सुनील मेहता जी को हर कोई जानता है, ये भी सिटी बैंक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रह चुके हैं। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम थी हिडन NPA की, हमने देखा राणा कपूर ने तो छुपा के रखा था होता, 2.5 लाख करोड़ के लोन बुक पे सिर्फ 4,000 करोड़ के बैड एसेट्स दिखाए थे। रवनीत गिल ने इसको बढ़ाते हुए 17,000 करोड़ तक डिस्क्लोजर्स दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जैसे जैसे ये लॉस दिखा रहे थे, कैपिटल इरोड हो रही थी। एज पर दी नॉर्म एक मिनिमम कैपिटल बैंक की होनी चाहिए, अगर ये सारे लॉस दिखा देते तो शायद बैंक का चलना ही बंद हो जाता। इसी सब के चलते धीरे धीरे लोन डिक्लेयर हो रहे थे, और कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी जाता जा रहा था। तो जब प्रशांत कुमार जी आए, इन्होंने एक साथ सारी बुक क्लीन करी, 32,000 करोड़ की प्रोविजनिंग कर दी मार्च 2020 में। और इसमें इन्होंने सबसे अच्छी बात ये करी कि इन्होंने इस प्रोविजनिंग में 18,000 करोड़ का लॉस दिखाया। इन्होंने 75% प्रोविजन कवर कर दिया। इसका मतलब अगर 100 रुपये के लोन्स पे इन्हें डाउट है, तो उन्होंने उसमें से 75 रुपये पे ऑलरेडी लॉस कर दिया। और जनरली बैंक जब लोन देता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कोलैटरल लेके रख देता है, तो 25% रिकवरी तो हो ही जाती है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे जब रिकवर करेंगे तो बल्कि प्रॉफिट ही आ जाएगा वापस। पहले बैंक क्या करता था? सिर्फ 46% प्रोविजन करता था। तो इसका मतलब बैंक ने जितना लोन लॉस दिखाना चाहिए उससे भी थोड़ा बढ़कर दिखा दिया, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। जो चीज़ है वो सामने इन्होंने खोल के रख दी, और उसके बाद इन्होंने 10,000 करोड़ रेज किए। दूसरी इस बार इन्होंने 15,000 करोड़ और रेस किए। अब बैंक की कैपिटल रेशो बहुत इंप्रूव हो गई है, बैंक एक नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, फ्रेश लोन दे सकता है। किसी भी कस्टमर को अगर उसकी FD है या उसके पास है उसे वापस चाहिए, उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बैंक के पास पैसा आ गया है, मैनेजमेंट अच्छी हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जब ये बैंक प्रॉब्लम में था तो कस्टमर इससे डिपॉजिट निकाल रहे थे, जिसके चलते उसके डिपॉजिट आधे हुए 1.5 साल में, 2,20,000 करोड़ से घट के 1,05,000 करोड़, और लोन भी नहीं कम करने पड़े, 2,40,000 से 1,70,000 करोड़।
लेकिन अब कस्टमर का कॉन्फिडेंस आ चुका है। जो इस बार रिजल्ट्स आए हैं एफपीओ के बाद, उसमें हमने देखा कि पहली बार डिपॉजिट बढ़े 1,05,000 से बढ़ के 1,17,000, मतलब 12,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गया है इनके पास। और आरबीआई ने मार्च में इनको एक लिक्विडिटी दी थी 50,000 करोड़ रुपए की, ताकि अगर इनके पास पैसे का शॉर्टेज पड़े तो ये आरबीआई से उधार ले लें। अब धीरे धीरे क्योंकि इनके पास अपना पैसा आ रहा है, कस्टमर्स पैसा रख रहे हैं, इन्होंने जून तक 25,000 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिए, आधे पैसे, और 10,000 और रिफंड कर दिए हैं अभी अगस्त में इनके चेयरमैन ने बोला, तो 35,000 करोड़। अब मात्र 15,000 करोड़ बचे रिटर्न करने को, वो भी कर देंगे। इन्होंने बोला भी है कि हम टाइमलाइन से पहले कर देंगे, उसके बाद ये अपने पैसे पे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बैंक को डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड कर रही थी। अब देखिए मूडी जैसे कंपनी ने इनको 3 बार डाउनग्रेड किया, लेकिन अब क्योंकि मैनेजमेंट सही हो गई, पैसा आ गया है, तो मूडी ने इसको अपग्रेड कर दिया है। अभी कब किया? जुलाई 2020 में। प्रोडक्ट जो है येस बैंक के वो हमेशा से बड़े इनोवेटिव रहे हैं, और इसी वजह से देखिए, लोन तो हम समझ सकते हैं कि राणा कपूर ने कुछ गेम खेला, कुछ कंपनियों को बैड लोन दे दी, लेकिन इनके पास डिपॉजिट कैसे आ रहे थे दोस्तों कस्टमर्स के? क्योंकि इस बैंक में कुछ तो दांत है, कुछ तो दम है। ये बैंक कस्टमर्स के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट तरीके से बैंकिंग रखता है। मेरा खुद का अकाउंट है इनके साथ, और मेरे दोस्तों का भी है, कंपनियों को भी मैं जानता हूँ, जो वो ज़्यादातर लोग इनसे बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में लीडर है। 35% मार्केट शेयर है इसके पास। यकीन नहीं होता है 35% मतलब फुल मार्केट, जहाँ बड़े बड़े HDFC ICICI बैंक सब है। IMPS पे नंबर 1 है। व्हाट्सएप बैंकिंग इसने स्टार्ट कर दी है। इसने अपना एक रोबो लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, जिसमें कि आप AI को यूज़ करके इनसे बात कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, अपनी FD बना सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी बैंकिंग कर सकते हैं। और अब जब से इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने लोन पे भी फोकस स्टार्ट किया है। रिटेल लोन दे रहे हैं ये लोग, ऑटोमेटेड अप्रूव लोन दे रहे हैं लोगों को उनके बैंक अकाउंट के AI लगाकर, और अकाउंट भी आजकल ऑनलाइन ओपन करें। तो बेसिकली ये बैंक डिजिटल बैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है, जिससे कि हमें उम्मीद बंधी है कि ये बैंक बड़ी जल्दी वापस आएगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हुई है, जो जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे प्रोमोटर की, NPA की, कैपिटल की, कस्टमर कॉन्फिडेंस की, इन्वेस्टर्स की, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो इन्वेस्टर भाग गए थे, बड़े बड़े आ गए, कस्टमर्स पैसे उड़ाते रहे थे, वापस आना शुरू हो गया। प्रोमोटर खराब था, SBI और LIC बन गए। तो आप देखिए, 12 रुपये से नीचे तो इसने कोई फंड रेज नहीं किया। उसके बाद से आपने इसके रिज़ल्ट देखे, इसकी पॉजिटिविटी देखी, इसकी अच्छी न्यूज़ देखी, और अभी ये करीब 14 से 16 रुपए के बीच में घूम रहा है। ये ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाला है, इसलिए आप इसको बटोरते रहें, लेकिन थोड़ा बहुत ऊँच होगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि बैंक इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, एकदम से सारा पैसा अभी नहीं लगा दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे इसके रिजल्ट आते जाएं, जैसे जैसे आपका ये कॉन्फिडेंस जनरेट करता रहे, वैसे वैसे इसमें हम और इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 1, जो आप इसमें पैसे डाल चुके हो, जो इक्विटी आप ले चुके हो, उसको बेचिएगा मत, जल्दबाजी में नहीं, 10, 20, 30% में नहीं। ये डबल होगा अगले आने वाले 2 साल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है अगर सब कुछ अच्छे से कर लिया। मैं अगली सीरीज़ में आपको इसके बारे में और डिटेल में कवर करूँगा, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों मेरे को सुनने के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के साथ ही मैं ये ग्रो कर पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।